तो हमारी बात चल रही थी नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। तो हम इसके बाद जैसे हमने देख लिया था कि क्या इसका जो है लॉन्च कब हुआ, कब इसको बदल के इरेडिकेशन में चेंज किया गया और कब इसको पीएचसी पर ऑपरेट किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मॉडिफाइड जो प्लान ऑफ ऑपरेशन एमपीओ जिसको नाम दिया गया था 1977 में, उसके उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो ऑब्जेक्टिव क्या थे उसके, सबसे पहले तो मलेरिया की वजह से जितनी भी डेथ हो रही हैं उनको क्या करना था, प्रिवेंट करना था। मलेरिया से होने वाली डेथ को प्रिवेंट करना, मलेरिया से वही मॉर्बिडिटी को, मोर्टेलिटी सबको ही क्या करना था, इसका उद्देश्य कम करना था। टू मेंटेन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बाय टेकन एंटी मलेरिया मेजर्स। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अब खेतों में फसल करते हैं तो उस टाइम भी क्या होता है, कई कई फसलों की वजह से लार्वा ग्रोथ या जो मॉस्किटोज हैं वो बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से और जो एग्रीकल्चर बेस पे या इंडस्ट्रियल बेस पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा था उसके लिए एंटी मलेरियल जो है मेजर्स जो है चलाए गए, जिससे मलेरिया को फैलाने वाले जो मॉस्किटोज हैं या मलेरिया का जो बैक्टीरिया वायरस है वो आगे प्रोसीड ना करे, यानी कि उसकी ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन ना हो। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या थी, किस तरीके से इसको अप्लाई किया गया था। तो स्ट्रेटजी ऑफ एमपीओ या नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम की स्ट्रेटजी क्या थी, सबसे पहले क्या है, हमें करना था एरिया के अकॉर्डिंग एपीआई करना था। एपीआई क्या होता है, एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस, है ना। मतलब कोई एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि एक गांव में जिसमें 600 या 700 लोगों की पॉपुलेशन है या फिर 2-3 हज़ार लोगों की पॉपुलेशन है, तो इस पर्टिकुलर एरिया पर हम काम करते हैं और उसका हम जो है एपीआई देखते हैं, एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस, यानी कि कितनी बार जो है मलेरिया के पैरासाइट का यहाँ पर जो है इंसिडेंस देखने को मिलता है। जैसे कि जो साल है उसमें 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो उसमें कितनी बार, एक साल में कितनी बार जो है इसके अटैक या पीक लेवल पर मलेरिया हमें देखने को मिलता है, उस बेस पर हम देखते हैं। तो जिन भी एरिया का एपीआई जो है अगर 2 आता है, वहाँ पर हमें स्प्रे करना होता है डीडीटी के 2 राउंड। पहले डीडीटी का स्प्रे किया जाता था सभी गाँव में, खेतों में, घरों में डीडीटी का, अब नहीं करते हैं, पहले करते थे। अब क्या है, इसके जो है इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट कर दिया गया है। अब इसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले डीडीटी का छिड़काव किया जाता था, 1 साल में 2 बार छिड़काव इसका किया जाता था, जिससे क्या है उसके वेक्टर की ग्रोथ ना हो, ठीक है। अगर वेक्टर जो है उसकी रिफ्रैक्टरी पावर ज़्यादा है, ज़्यादा हो रहा है, तो फिर डीडीटी के हम जो है 3 राउंड जो है स्प्रे करवाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है एरिया विद एपीआई, जिन एरिया का एपीआई 2 है तो वहाँ पे हमें 2 राउंड करवाना है। वेक्टर की अगर रिफ्रैक्टरी पावर ज़्यादा है तो 3 डीडीटी के राउंड का अपन छिड़काव करवाते हैं। ट्रीटमेंट द एक्टिव केस, जो भी जितने भी उस एरिया में मलेरिया के एक्टिव केस हैं, जिनको प्रेजेंट में मलेरिया हो रखा है, उनको ट्रीट करना है हमारा मेन ऑब्जेक्ट। और क्या है, ब्लड टेस्ट करवाना है, स्मीयर टेस्ट करवाना है, जिससे आप ये देख पाओ कि जो पैरासाइट है मलेरिया का वो किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है और किस जो है जो मेथड है, किस बेस पर वो आगे फैल रहा है, ठीक है। या फिर आपको जितनी भी पॉपुलेशन है उसका ब्लड टेस्ट कराना है। कई लोग क्या होते हैं, ओनली कैरियर होते हैं, कई लोग एक्टिव होते हैं, तो उनका पता करने के लिए, प्लान को मॉडिफाई करने के लिए आपको ब्लड टेस्ट उनका कराना पड़ेगा। यदि जिन एरिया का एपीआई जो है वो 2 से कम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, केवल फोकल स्प्रेइंग करवा देते हैं। यदि जो है यहाँ पे कोई भी डिटेक्ट नहीं किया गया मलेरिया का पैरासाइट, जैसे फेल्सीपोरम है, उसको डिटेक्ट किया जाएगा तभी हमें स्प्रे कराना है, वरना नहीं कराना है, क्योंकि इन एरिया में फिर ज़्यादा मलेरिया के केसेस देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर है बात। फिर उसके बाद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, अगर जो एक्टिव केसेस हैं उनके लिए फिर हमें ड्रग्स प्रोवाइड करानी है। तो अगर केसेस इंक्रीज ज़्यादा हो रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी, एंटी मलेरियल जो ड्रग्स हैं उनके लिए डिमांड बढ़ेगी, तो हमें ड्रग सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करानी है। कई, जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया में कई सारे एंटी मलेरियल सेंटर होने चाहिए जहाँ पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। थर्ड ऑब्जेक्ट क्या है इसका, स्ट्रेटजी क्या है कि अगर केसेस ज़्यादा आते हैं
तो एंटी मलेरियल जो ड्रग है उनको प्रोवाइड कराइए और उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है ओपन करवाइए। फिर आती है रिसर्च, आपको रिसर्च करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, कितने टाइम बाद ये रिपीट होता है, क्या इसमें सिम्टम रहते हैं, किस ट्रीटमेंट से जो पेशेंट है उनको जल्दी क्योर हो जाते हैं और कैसे फैलता है, जो लार्वा है, पैरासाइट है, वो कैसे फैलता है, कैरियर कितने हैं, वो सारी की सारी आपको जो है रिसर्च करनी पड़ेगी। फिर आता है मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, पीएचसी पे हमने पढ़ लिया। सबसे पहले कब आया था? 1978 में आया था, ठीक है। इसको पीएचसी पर 1978 में लेके आया गया था। और जो पीएचसी पर स्पेशली हम आयुर्वेद के लिए बात करें तो मलेरिया को हम विषम ज्वर के अंडर ही मानते हैं, क्योंकि जितने भी इस तरीके के फीवर हैं, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, ठीक है, और निमोनिया हुआ, ये सारे के सारे जो है विषम ज्वर के अंदर ही आते हैं। तो पीएचसी पर हम मलेरिया के लिए क्या ड्रग देते थे, जो आपको मैंने विषम ज्वर के अंदर पढ़ाया था, कंपनी की गुरुची। तो संतत में हम संतत ज्वर है यानी कि ज्वर का पैटर्न देख के डिसाइड करते थे, तो तब पता चलता था कि ज्वर कंटिन्यूअस रहता है यानी कि संतत है, तो उसको हम कलिंगाधिपात देते थे। सतत है तो पटोलादि दे दिया, अन्य दुष्ट है तो निम्बादि दे दिया, तृतीयक है तो किरातिकतादि दे दिया, चतुर्थक है तो गुड़पचादि। यानी कि फीवर का पैटर्न देख के कितने टाइम बाद ये रिपीट हो रहा है उस पैटर्न को देख करके आप पास का यूज कर सकते हो। साथ ही आप मलेरिया में कौन सी आयुर्वेदिक ड्रग का यूज कर सकते हो, तो विषम ज्वरांतक लौह देना है, त्रिभुवन कीर्ति रस देना है, प्रवाल भस्म गिलोय सत्व, इन सबको मिला करके आप जो है एक योग बना करके उस पेशेंट को दे सकते हो। उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अमृतारिष्ट का यूज कर सकते हैं और अविपत्तिकर का यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट जो है एंटी मलेरिया प्रोग्राम।